सर मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे कि अभी ऑफलाइन कोचिंग अभी स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे क्लासेस ने अनाउंस कर दिया है कि कोरोना वायरस के टाइम पे हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने वाले हैं, तो आप आ सकते हो ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए। पर मुझे लगता है कि एक टेक्निकल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लगा भी लिए तो भी वहाँ पे जाके कंटिन्यूस 7 घंटे पढ़ने का, उसके बाद घर आके बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। उस थकान के बाद आपको मेस में आके खाना भी खाना पड़ता है। उसके बाद लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते कोचिंग के लिए, कोचिंग के बाद पढ़ाई करने के लिए। और उसी के साथ साथ एक टीचर को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो हर दिन 4-4 5-5 घंटे खड़े होकर पढ़ा रहा है। तो वो लास्ट लास्ट के दिनों में ना बहुत स्पीड अप करने की कोशिश करता है। कई बार टीचर्स लोगों की ना हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, ये मैंने खुद देखा हुआ है ऑफलाइन कोचिंग में। तो टाइम मैनेजमेंट तो एक इशू है ही, टीचर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी। स्टार्टिंग में क्लास बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, जैसे ही दिसंबर पास आ रहा है उन्हें समझ में आता है तो क्लास भगाना चालू हो जाते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या बेनिफिट मिलता है और ऑनलाइन कोचिंग को यूज़ कैसे करना चाहिए, चाहे वो लाइव लेक्चर हो चाहे वो पीडीजीडी कोर्सेस हो। तो बच्चों के पास दो ऑप्शन नॉर्मली, जैसा आपने बताया कि लाइव और जीडीपीडी, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास लेक्चर्स हैं और एक लाइव। तो उन दोनों को मैं ऑनलाइन की कैटेगरी में ही रखता हूँ। सो दोनों की आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि जैसे बहुत सारे बच्चे कॉलेज गोइंग भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में है, और बहुत सारे ड्रॉपर तो ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन, अभी तक ट्रेंड वही रहा है। तो पहला तो अगर मैं आऊँ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों पे, तो उनको ऑफलाइन कोचिंग मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास कॉलेज का भी लोड होता है कि कॉलेज से आप फ्री होगे तब जाके ऑफलाइन कोचिंग भागोगे, फिर आओगे तो उनके पास टाइम की तो कमी रहती है, क्योंकि वो फुल टाइम नहीं कर रहे होते, कॉलेज भी अटेंड करना होता। सो अगर आपका ट्रेवलिंग में टाइम जा रहा है, क्लासेज आपको आधे घंटे 40 मिनट पहले पहुँचनी पड़ती हैं इन जनरल, आपको सीट प्रॉपर जगह अगर चाहिए, तो वो सब में उनके पास ऑलरेडी टाइम लिमिटेड है। तो ये टाइम जो छोटा छोटा नुकसान होता है, अगर हम एक साल में इसको कैलकुलेट करें, अगर 1 घंटे का लॉस आपका रोज हुआ इन सब चीज़ों में, 1 से 1.25 घंटे, तो भी आपको 300 से 350 घंटे का लॉस हुआ जो आप सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते थे। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को ट्यून कर सकते हैं कि आपको भाई भोर में अगर पढ़ना है, आप भाई सुबह उठ सकते हो, आपके पास दिन में टाइम नहीं रहता कॉलेज की वजह से, तो आप सुबह उठ के आराम से 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हो, लेक्चर दे सकते हो, एकदम फ्रेशली देख सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज है कि आपका जो आपने जैसे कहा ट्रैवलिंग टाइम बचेगा ही बचेगा। सो जो ट्रैवलिंग की वजह से थकान, क्योंकि भाई अब हर किसी के पास तो कार या बाइक होती नहीं है, तो आप पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते हो, बाकी चीज़ें, तो उसमें थकान होती है, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स की तो सामना करना ही पड़ता है। अगर वो सब चीज़ें इसमें बच जाता है कि आप रूम पे आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। और इवन अगर आप जैसे क्लासेज में गए ऑफलाइन में, तो आप जैसे बीच में 1-2 घंटे का क्लास खाली मिल गया, 1 से 3 लेट से टीचर नहीं आया या लैब खाली थी, तो आप यहाँ पे अगर आप जैसे मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप पे अगर आप कैरी करते हो लैपटॉप, तो आप उसमें 1-8 घंटे तो यूटिलाइज कर ही सकते हो अगर 2 घंटे का ब्रेक मिला। ऑफलाइन में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन, देखिए हर चीज़, कभी भी कोई चीज़ होती है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ऑफलाइन का एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आप एक लाइव इंटरेक्शन होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम कॉलेज में भी वैसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ टीचर सामने पढ़ा रहा है, हम कुछ पूछ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते नहीं हैं ऑफलाइन में, ये एक्सपीरियंस सबका ही है। ऑनलाइन में क्या है कि वो इंटरेक्शन जीडीपीडी में मिसिंग था, लेकिन अभी जब से लाइव क्लासेस शुरू हुई वो इंटरेक्शन आप अच्छे से कर सकते हो। और मेरा एक्सपीरियंस अभी लाइव क्लासेस के साथ ये रहा है कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा डाउट पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि कोई बगल वाला वो नहीं करेगा। जैसे क्लास में लाइव ऑफलाइन क्लास में पूछने से कई बार बच्चे डरते हैं कि कहीं मेरा क्वेश्चन अटपटा हुआ तो लोग मजाक ना बनाए, होता है ना, थोड़ा सा अंदर से लगता है सबको, हम लोग भी होते थे तो हमें भी लगता था। तो वो चीज़ें फ्रीडम मिल गई लाइव क्लास में। बस ऑनलाइन का सारे मुझे एडवांटेज ही लगते हैं ऑफलाइन के ऊपर, बस एक डिसएडवांटेज लगता है, और वो आपके ऊपर है, उसको एडवांटेज में आप कैसे बदल सकते हैं। कि कई बार जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नेचर के नहीं हैं, जैसा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका वो लाइफ स्टाइल हो जाता है, इंजीनियरिंग में होता है ना कूल वाली स्टाइल, बच्चे जाने के बाद नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कई बार मोटिवेशन लेवल अकेले होता है ना, नहीं बन पाता। कई बार ऑफलाइन में आप साथ में बैठ रहे होते हैं, साथ में क्लास चल रही है, तो वहाँ मोटिवेशन लेवल होता है कि हाँ देख रहे हैं सब लोग, मुझे भी पढ़ना है।
तो मोटिवेशन लेवल की कई बार ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम आती है कि आप 4 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ पाओगे, वीडियो लेक्चर देख पाओगे, अटेंड कर पाओगे कि नहीं। लाइव क्लासेस में वो थोड़ा मोटिवेशन लेवल आ जाता है जब वो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग भी चैट में लिख रहे होते हैं, आप भी रिस्पॉन्स दे रहे होते हो। तो एक डिसएडवांटेज, जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो तो आप लॉन्गर आवर्स के लिए देख पाओगे कि नहीं, ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो ऐसी चीज हो गई ना कि जैसे भाई आपने अच्छा टारगेट बना लिया तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन तो रखना पड़ेगा अंदर से। रोज आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख के मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपने लक्ष्य कोई बड़ा बनाया है तो वो अपने आप में ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑनलाइन इस मामले में मतलब बाकी चीज़ों को अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि जैसे ऑनलाइन में एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है, हम डाउट सेशन रख सकते हैं। ऑफलाइन में ज़्यादातर आपने देखा होगा, कई जगह हो सकता है मैं भी रखते हूँ, आई डोंट नो, बट एक्सपीरियंस जो जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि डाउट सेशन नॉर्मली नहीं होते। टीचर जो आता है वो अपना क्लास अच्छे से खत्म करते हैं, अच्छे टीचर नॉर्मली ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, वो अच्छे से अपना कोर्स खत्म करते हैं। लेकिन डाउट तब भी रह जाता है बच्चों को, आप कितना भी एक्सेप्शनल पढ़ा लो, मैं पढ़ा लूँ, XYZ, कोई डाउट बच्चों के दिमाग में आना कॉमन चीज। तो वहाँ पे जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद कोई डाउट सेशन नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे वो पॉसिबल है। रिवीजन सेशन यहाँ पे पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं पॉसिबल है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक जगह से ही रह के बहुत जगह रीच करना होता है। तो ये सब हम कर पाते हैं। उनके साथ कंस्टेंट है कि वो चीज़ें इंगेज करेंगे तो लेंथ बहुत बढ़ जाएगी और वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो मेरे को लगता है कि आज की डेट में जब हम टेक्नोलॉजी से इतने यूज टू हो गए हैं तो ऑनलाइन इज ऑब्वियसली अ गुड चॉइस, मतलब कंपेयर टू ऑफलाइन इन एट एनी गिवन डे, मतलब मेरे हिसाब से। और ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, पर ऑनलाइन के बहुत सारे क्लासेस भी हैं। और एक स्टूडेंट कैसे जज कर पाएगा कि किस क्लासेस मुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं जज कर सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से पूछेगा और फ्रेंड उसी के लेवल पे है तो वो उसे वही क्लासेस बोलेगा जो उसे पसंद आया है। और हो सकता है थोड़े दिन बाद उनका दोनों का जो उन्हें जजमेंट लिया था वो दोनों का चेंज हो जाए उस क्लासेस के लिए। तो कैसे जज करना चाहिए कि क्लासेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि आपको गेट क्रैक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप कैसे जज करोगे मतलब? हाँ, ये बहुत मतलब आपका एक वैलिड और बहुत वैसा क्वेश्चन है। मतलब इस पे मैं अपना एकदम जेन्युइन पॉइंट रखूंगा, इसमें कोई वैसा नहीं कि बायस्ड। सो बेसिकली बात अल्टीमेटली आती है एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटेंट की बात आती है अल्टीमेटली। तो आजकल नॉर्मली यूट्यूब पे फ्री वीडियोस सबके रहते हैं। तो एक तो पहला तरीका है कि जैसे मैं अगर जेनिक एजुकेशन की बात करूं, हमने भी अपने क्रैश कोर्स पे बहुत मेहनत करी है और वो मैं बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी टीम ने या मैंने कितनी मेहनत की है। तो कंटेंट पे ही हमने काम किया, क्योंकि हमें था कि हमें कोई जानता नहीं था, हम कंटेंट से ही लोगों को इम्प्रेस कर सकते थे या आ सकते थे। तो कंटेंट आप जाके देखिए, जैसे जेनिक पे भी मौजूद है, बाकी जगह भी मौजूद होगा, लेकिन एक फेयर अमाउंट देखिए, नॉट 1 आवर और 2 आवर। पहली क्लास हो सकती है नेटवर्क थियरी की, आपको सबकी अच्छी लगेगी, पंकज शुक्ला सर पढ़ाएंगे तो उनकी भी अच्छी लगेगी, हो सकता है XYZ किसी और फैकल्टी की किसी चैनल पे देखेंगे उनकी भी अच्छी लगेगी। तो आप एक फेयर अमाउंट, जो सब्जेक्ट, और मैं कहूँगा जो सब्जेक्ट आपको थोड़ी बहुत आती है कॉलेज में जो आपने पढ़ा था उस सब्जेक्ट से जज करिए, आप ज़्यादा अच्छे कंपेयर कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आती है वो कोई भी आपको बेसिक बताएगा, आपको लगेगा अच्छा ही बता रहा है, क्योंकि आपने तो कुछ जानते नहीं थे, तो आपने कुछ सीखा तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो आप जिस सब्जेक्ट में जानते एक आध सब्जेक्ट जरूर आपकी होगी, उस सब्जेक्ट को एक पैरामीटर बनाइए और फेयर अमाउंट ऑफ वीडियोस देखिए। पहले तो ये चॉइस होनी चाहिए हमेशा, और ट्यूनिंग आपकी धीरे धीरे पता चल जाएगी कि बैठ रही है कि नहीं। कंटेंट अच्छा होगा तो ट्यूनिंग ऑटोमेटिकली बैठेगी, क्योंकि आप जब सीखोगे तो आपको समझ में खुद ही आएगा कि कंटेंट कितना अच्छा कितना नहीं है। और गेट लेवल का भाई जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो जिसके वीडियोस, गेट लेवल के थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्योंकि जो भी फैकल्टी पढ़ा देगी ऑब्वियसली कि गेट लेवल की डेप्थ तक वो जा रहा है कि नहीं, ये तो जज करना आपको पड़ेगा। वो सेमेस्टर लेवल का भी पढ़ाएगा तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट जब कुछ नहीं जानते हैं सीखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा एज ए स्टूडेंट। जो आपने यही बोला ना कि कोई बिगिनर है वो कैसे जज करेगा। और दूसरा है कि जो आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने गेट रैंक लाई होगी, जब किसी कॉलेज से पास आउट हो तो कॉलेज से 1-2 साल पहले भी तो लोग पास आउट हुए होंगे, उसमें से कुछ ने क्रैक किया होगा, कुछ ने प्रिपेयर किया होगा, कुछ क्रैक किया होगा, जरूर होते हैं कुछ, या आपके किसी फ्रेंड के सीनियर ने क्रैक, उनसे थोड़ा सा सलाह लीजिए, क्योंकि वो 1-2 साल जब थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं तो वो कुछ क्रैक करते हैं, तो वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं कि कंटेंट जज करने की कैपेबिलिटी आपसे ज़्यादा होती है। तो उनसे फीडबैक आप ले सकते हैं जेन्युइन के, हाँ जिन्होंने रैंक लाई और ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक आप जेन्युइननेस जान सकते हो कि हाँ भाई इन्होंने किया। और ऑनलाइन में मैं जेनिक को हमेशा, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हमने कंटेंट पे ही काम किया है। हाँ, मैं जैसे कुछ भाई बच्चे कहते हैं कि हम
कुछ मामलों में हम भी ऐसा नहीं कि हम 100% परफेक्ट हैं, हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, मैं गलतियां नहीं कहूँगा, रेदर देन कमिटमेंट्स, जो जैसे होता है ना कि हम ओवर इंथुजियाज्म में कि भाई हम बच्चों को ये भी अच्छा दे दें, मतलब वो पॉजिटिव सोच के ही हमने किया था कि हम जैसे भाई ये कमिटमेंट के लिए ये 10 चीज़ें हम आपको करवाएंगे, तो उसमें हम एक आध जगह हो सकता है कि कमिटमेंट ना पूरा कर पाए, क्योंकि विद इन गिवन रिसोर्सेज हमारे पास थोड़े से लिमिटेड हैं, तो होता है कि हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जेनिक टीम ने पूरी तरह से फुलफिल किया। आप किसी से भी किसी भी सब्जेक्ट का रिव्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम फैकल्टीज़ का वो पब्लिक डोमेन में है ही, आप भी जानते होंगे बाकी, तो आप उसको पूरा अच्छे से देखिए, फिर जज करिए, फिर जो कनेक्ट फील करते हैं और अपने सीनियर्स अगर हैं जो अच्छे सीनियर्स, उनसे जरूर सलाह लीजिए, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि किसका चूज करना चाहिए डेफिनेटली। और ये एक सोच के करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि किसका कोर्स लूँ, क्योंकि वो आपका पूरा 1 साल डिसाइड करेगा, क्योंकि आपने वो सही जगह से इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेहनत तो आप 1 साल करोगे ही। अगर आपने वो सही इन्वेस्ट किया तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं किया तो रिजल्ट अच्छा नहीं तो थोड़ा एवरेज आएगा, बस ये डिफरेंस रहेगा, तो ये सोच के करना चाहिए डेफिनेटली। अभी आपने जैसे एक एवरेज वर्ड यूज़ किया तो मेरे दिमाग में एक इंस्टेंट ख्याल आया है कि बहुत सारे क्लासेस है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर एवरेज स्टूडेंट को वो कैसे रैंकर बना सकते हैं, वो उनका सेलिंग पॉइंट होता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट को रैंकर बना सकता हूँ। पर आपका क्या राय है कि एक रैंकर जो होता है वो उसी क्लासेस में से पढ़ता तो उसका रैंक आता, या फिर किसी भी क्लासेस में से पढ़ेगा तो उसका रैंक आ पाता? क्योंकि रैंकर्स मुझे लगता है पहले से उनका अब इसमें 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, मतलब मैंने भी ओवर द टाइम 6-7 साल पढ़ाया है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते ही होते हैं जिनको आप केवल गाइडेंस देते हो, मतलब होता है ना, एक रास्ता दिखा देते हो, दे हैव टू एक्सेल एट एनी गिवन डे, उनके अंदर वो पोटेंशियल था, आपने गाइडेंस एक बेटर दे दिया तो वो बहुत अच्छे से एक्सेल कर गए, मतलब उन्होंने एफर्ट मारा और वो एक्सेल कर गए। और दूसरे कैटेगरी के आते हैं स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग तो सेकंड में आएगा। सो हार्ड वर्किंग मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है उसको वही चीज अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब हार्ड वर्क से वो चीज वो भी अचीव कर सकता है, लेकिन उसको जो एक टैलेंटेड स्टूडेंट था जिसको हमने सेम गाइडेंस दिया तो वो इजीली वो चीज क्रैक कर लिया, उसको वही चीज एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फिर से वही चीज आएगी कि कंटेंट डज मैटर, क्योंकि उसने क्या सीखा, एवरेज स्टूडेंट ने अपने एवरेज चीज को वो एक्सलेंट करने के लिए क्या क्या बेसिक्स जो जरूरी है उसने सीखा कि नहीं सीखा, क्या वो एवरेज टाइप के क्वेश्चन जो सीख गया उसमें खुश हो गया, और गेट लेवल का क्वेश्चन तो वो बना ले रहा है 30-40%, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें उतनी डेप्थ तक गया ही नहीं, तो उसको वो एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कंटेंट तो यहाँ पे भी मैटर करेगा कि कितने बेसिक से और कितने अच्छे से आपको क्लैरिटी दी जा रही है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, क्योंकि गेट एग्जाम आप भी जानते हैं, आप आईटी बॉम्बे में है तो पता होगा कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही पूछते हैं, वो बहुत टफ नहीं पूछते, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चन बेसिक पे पूछते हैं, तो उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। तो आप यहाँ पे भी एवरेज स्टूडेंट भी जो चूज कर रहा है उसको वही कंटेंट अल्टीमेट बॉस है, उसको चूज करना चाहिए, और हमेशा रेडी रहना चाहिए कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं तो ये कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर बेसिक्स मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे और बेसिक्स को बिल्ड करके अच्छे लेवल पे ले जाया जा रहा है तो मैं वहां पे चूज करूंगा, और मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए, क्योंकि जो एनआईटी से आएगा शायद उसके पास वो बेसिक्स हल्के फुल्के आपसे अच्छे ऑलरेडी हैं, तो मैं वही चीज उनको बताऊंगा, वो इजीली ग्रैप्स कर लेंगे। मैं आपको भी वही चीज उतने ही इंथुसियाज्म से सिखाऊंगा, लेकिन आपको ट्यून होने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने साइड से लगाना पड़ेगा। तो आप अगर वो माइंडसेट लेके जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है रैंक लाने में। टीचर तो अपना बेस्ट एफर्ट, अगर जो भी पैशनेट टीचर है, इस फील्ड में बहुत लोग हैं, वो अपना पूरा एफर्ट लगाता है सारे स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप अपने सेल्फ स्टडी इन पे क्या करते हो, उसको कितना ग्रैप्स करते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस माइंडसेट से आप कंटेंट के बेसिस पे चूज करिए, फिर लग जाइए, और वंस यू डिसाइडेड कि मुझे इनके साथ जाना है, फिर आप पूरे 1 साल लगे रहिए। ये नहीं कि हर रोज किसी फ्री वीडियो में किसी और का कंटेंट देख रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप टाइम बर्बाद करोगे। तो वंस डिसाइडेड तो आप स्टिक करिए, स्टिक करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी। और जैसे कि आपने बताया कि एक स्टूडेंट को खुद से भी सेल्फ स्टडी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस वाले पे डिपेंडेंट आपका रैंक नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि क्लासेस वाले ने इतना बता दिया उसमें से आप इतना चीज़ समझ के लिए हो, तो बाकी का जो गैप है वो आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। तो उसे क्या क्या मटेरियल फॉलो करना ज़रूरी है वीडियोस के अलावा? अगर मैं कहूँ वीडियोस के अलावा क्या क्या ज़रूरी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में अभी हो, इस पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो
सो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप लाइव क्लासेस कर रहे हो, आपको गेट लेवल का पढ़ाया जाएगा और बेसिक तो टच किया जाएगा। हमारे यहाँ जेनिक पे तो ऐसा ही होता है और हम यही करते हैं। तो आपको उसके अलावा एक बुक जरूर प्रीफर करनी चाहिए अगर आप थर्ड ईयर में हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बुक से पढ़ने से ये होता है कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो क्लैरिटी थोड़ी सी और आती है, और बुक पढ़ने की आदत आती है तो उससे एक चीज़ और एडवांटेज होता है कि कई बार हो सकता है मैंने 10 पॉइंट बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर कर दिए, 11वां पॉइंट आई फील लाइक कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने बुक से पढ़ा और उसको सीख गए तो आप में वैल्यू एडिशन हो गया, और मे बी एट सर्टेन पॉइंट उस कॉन्सेप्ट का आपने कहीं यूज़ करके कोई क्वेश्चन ट्रिकी बहुत अच्छे से बना लिया। ये हो सकता है एक वैल्यू एडिशन की, कहीं पे मुझे लगा कि इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आता, इस पॉइंट को रहने देता हूँ, क्योंकि क्लासेस की टाइम लिमिटेड होती है, क्योंकि आपको भाई 10-12 सब्जेक्ट 6 से 7 महीने में पढ़ाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो ये आपके पास एडवांटेज है हमेशा कि बुक एक जरूर प्रीफर करिए, और वो नॉर्मली टीचर बता देते हैं, आप जिसकी क्लास अटेंड करोगे वो जरूर गाइड करेंगे, अच्छे टीचर जरूर गाइड करते हैं, तो आप वो प्रीफर करिए। क्वेश्चन के सोर्सेस फिक्स कर लीजिए डे 1 पे, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई सर ने बता दिया इस बुक का बस सॉल्व एग्जाम्पल लगाना है तो सॉल्व, टीचर की थोड़ी सी सुनिए, PYQ जरूर लगाना है, बुकलेट अगर प्रोवाइड है बुकलेट के क्वेश्चन, और क्लासरूम के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उस समय क्लास अटेंड करते वक्त आपको सिखाने के लिए दिए जाते हैं। अगर नए क्वेश्चन फ्रेम करके टीचर ला रहा है तो डेफिनेटली वो सिखाने के लिए आपको ला रहा है, उसको आपको घर पे जाके एक बार उसी दिन जरूर करना चाहिए। ये बच्चे बहुत नहीं करते क्योंकि उनको लगता है क्लास में तो सीख लिया, जबकि उसका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेम डे। तो वो अगर आप प्रोसेस करेक्ट कर लोगे, अब जो फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप आउट है उसको 6 से 7 महीने तैयारी करनी, एग्जाम क्रैक करना है, और उसके पास अभी टाइम नहीं कि वो 2 साल दे, तो हम लोग इतना सिलेबस कवर करते हैं और ज़्यादातर जगह कोशिश यही करते हैं लोग कि भाई आप आराम से बेसिक पे, हमारे यहाँ तो बहुत ध्यान दिया जाता है, तो आपको अगर बुक आप प्रीफर नहीं करोगे क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप अननेसेसरली बुक पे जाओगे तो कई बार बहुत सारे बच्चे रिसर्च भी करने लगते हैं, क्योंकि वो अनइंटेंशनली उसमें चले जाते हैं, उनका इंटेंशन नहीं होता, तो वो चीज़ अवॉइड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 7 महीने में सारे सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करने, और हर सब्जेक्ट में आपको भी पता है 85 to 90% अगर सिलेबस कवर कर लिया मैंने अच्छे से, सो आई कैन स्कोर अ गुड रैंक इन गेट। फिर वहाँ मुझे जो स्ट्रीम मिलेगी, मैं VLSI चूज करूंगा तो मुझे एनालॉग में एक्सेल करना है, डिजिटल में एक्सेल करना है, फिर मैं वहाँ रिसर्च करूंगा अच्छे से। तो वो ध्यान में रखते हुए कि आप किस ईयर में हो, बुक प्रीफर करना ना करना वो चॉइस होती है। और अगर आप ड्रॉपर हो भैया, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गए हैं, कुछ सब्जेक्ट में आपके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप जो सब्जेक्ट वीक है उसके लिए बुक प्रीफर करिए, जो अच्छे हैं उसके लिए आपको ज़रूरत ही नहीं, तो आप ये कर सकते हैं डेफिनेटली। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको क्या बताना ज़रूरी है कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होता है, कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है, मॉक टेस्ट भी होता है, तो इन सारे टेस्ट को देना ज़रूरी है, या फिर किन पार्ट्स के टेस्ट पे आप कब यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो आप गाइड तो करना चाहते हैं? इसमें अगर आपको एक सब्जेक्ट की क्लैरिटी अच्छी करनी है तो मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज तो बहुत छोटा टेस्ट होता है, मैं नहीं सजेस्ट करता, टाइम अननेसेसरीली आप किल करें। आप सब्जेक्ट वाइज पे जाइए, सब्जेक्ट वाइज पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलता है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प होती है। फिर जब आप 3 से 4 सब्जेक्ट कर लें तो कॉम्बिनेशनल वाले टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि मॉक ही दीजिए जब सारा सिलेबस खत्म, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अगर आप दे लेंगे तो हर सब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा रिफाइन कर लिया थ्रू टेस्ट सीरीज। 2 टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, मैं नहीं कहूँगा कि 10-10 टेस्ट दो, 2 टेस्ट दे लोगे तो जजमेंट हो जाएगा, जहाँ वीकर एरिया जहाँ काम कर लो। उसके बाद जब आप कंबाइनली 5-6 सब्जेक्ट का अगर कोई टेस्ट अवेलेबल है तो दो, उसको भी मैं नहीं कहूँगा बहुत सारे नंबर में दो। मेन रिसोर्स सबसे जो अंडर यूटिलाइज है मुझे लगता है, जो आज की जनरेशन में, हमारे टाइम टेस्ट सीरीज नहीं था तो हम ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करते थे, प्रीवियस ईयर। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि उनको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन पता होना चाहिए, इस एम से करते हैं कि मुझे सारा प्रीवियस ईयर आ गया। उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी लर्निंग को बहुत कम बच्चे सीखते हैं, और जिसने सीख लिया उसको टेस्ट सीरीज नहीं देगा तो भी वो फोड़ देगा। मैं लिख के रह सकता हूँ इसको स्टैम्प पेपर पे, इतनी क्लैरिटी है मुझे कि अगर उसके ऑब्जर्वेशन को ये क्यों पूछा गया, कैसे इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूटिलाइजेशन किया, तो वो लर्निंग बेसिकली बिल्डअप करनी। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप दे रहे हैं तो भी यही लर्निंग के प्रोसेस से दीजिए। मार्क्स हो सकता है कम आएंगे, जैसा कि सभी कहते हैं, आपने भी एक वीडियो बनाया था तो उसमें बोला था कि टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में मार्क्स कम आएंगे, ये होता है, तो उससे घबराना नहीं, उसको अपनी टेस्टिंग के लिए देना है। और फिर मॉक क्लास में देना है, वो भी टेस्टिंग पर्पज से कि मुझे कहाँ कहाँ वीक है, मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, किस सब्जेक्ट में मैं थोड़े से कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए देना है। क्योंकि टेस्ट सीरीज ये नहीं कि मुझे रैंक 1 लाने के लिए देना है, उसका एम क्लियर हो तो टेस्ट सीरीज यूटिलाइज अच्छे से होती है। और लेकिन प्रीवियस ईयर में यहाँ कहूँगा, आपने टेस्ट सीरीज का पूछा फिर भी मैं प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड है।
सब ऐसे करते हैं प्रीवियस ईयर की ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मैंने कर लिया, और उससे अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लोगे तो उसमें 50% वो क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, मतलब उन्होंने वो अच्छे से नहीं किया है। तो वो चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो प्रीवियस ईयर के बारे में बहुत सुनते आए हम हर एक एग्ज़ाम में एक्चुअल में। और गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आईआईटीज़ के प्रोफेसर बनाते हैं, तो इतने भी ज़्यादा वो ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं होते कि आप जो नॉर्मल बुक में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। एक अच्छी कहानी होती है क्वेश्चन में। तो आपके हिसाब से ऑब्जर्वेशन जो आप बोल रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन को आप और अच्छी तरीके से बता सकते हो कि क्या एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहिए हर एक क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। टॉपर्स कहते हैं कि 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लोगों का माइंडसेट बन गया कि क्वेश्चन देखते ही मैं आंसर फटाफट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप कैसे सजेस्ट करोगे कि कैसे ध्यान देना है क्वेश्चन पे? तो मतलब एवरेज टाइम 3 मिनट है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता था हमेशा कि मेरी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आई विल सेव माई टाइम ऑन दैट क्वेश्चंस, और फिर मैं किसी टफ क्वेश्चन में ताकि मैं 5 मिनट भी दे पाऊँ 6 मिनट, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हर क्वेश्चन आप 3 मिनट में कर लोगे। कोई आधे 1 मिनट में भी आप कर लोगे, 1 नंबर का होगा, हो सकता है वो देखते ही आप आंसर केवल टिक कर दो। और कोई क्वेश्चन होगा 5 मिनट में, कैलकुलेशन की वजह से लेंदी हो गया तो 5 मिनट लग गया। भाई नेटवर्क थ्योरी आप केसीएल से स्ट्राइक नहीं किया, केवीएल में 3 लूप बना दिए, सॉल्व करने में टाइम लगेगा वो, क्योंकि आप उसको छोड़ोगे नहीं, इजी क्वेश्चन है और आपने 3 लूप बना दिए, तो वो एवरेज टाइम है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, टेस्ट सीरीज जब देते वक्त ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा बनानी चाहिए कि आपको अप्रोच कैसे करना पेपर। तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं वो आपका टाइम हमेशा सेव करेंगे। जो स्कोरिंग है जैसे डिजिटल में अकाउंट ज़्यादातर लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, नेटवर्क थियरी, सिग्नल सिस्टम, आप जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वहाँ पे टाइम सेव करिए, और जो टफ सब्जेक्ट है वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करिए। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये भी जो पार्ट है वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, राइट, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पार्ट है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो प्रिपरेशन के टाइम लोगों को कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। प्रिपरेशन के टाइम भी अगर तुम सोचो कि फटाक से सॉल्व करना है तो ख़त्म हो नहीं गया। नहीं, प्रिपरेशन के टाइम तो मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को एकदम जूझिए। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हर लाइन पता थी कि नहीं। मतलब एक होता है कई बार आप क्वेश्चन अगर 90% समझते हैं तब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले वही लगने हैं ना। 90% जो समझी आपने उसमें फार्मूले ऑलमोस्ट वही लगाओगे, आंसर आ जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर था कि नहीं, पूछना क्या चाह रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ जो रिवर्स थिंकिंग, कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गेट का हमेशा सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्यों पूछा गया था, और कौन से कॉन्सेप्ट मैंने यूटिलाइज किए। तो उसमें टाइम लगेगा, स्पीड अपने आप आ जाएगा। अगर उसकी लर्निंग आपने यूज कर ली उस क्वेश्चन की, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन अपने आप 3 मिनट का 2 मिनट में ही बन जाएगा, 1.5 मिनट में ही बन जाएगा। लेकिन आप प्रीवियस ईयर खोले, टॉपर ने बोला है कि भैया 3 मिनट में करना है, मैंने तो पढ़ लिया नेटवर्क थ्योरी, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, फिर लर्निंग नहीं कर रहे, तो फिर वो अंडर यूटिलाइज वही वाली कैटेगरी है कि आपने टारगेट पूरा कर लिया कि सर मुझे प्रीवियस ईयर आता है, और आप आंसर पूछोगे सारे बच्चे बता देते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन उठा के देखो, उनको आंसर पता है, उसका सोल्यूशन पता है, सोल्यूशन कैसे आया, क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की कहानी केवल आप 1000 बच्चों में से आप पूछोगे ना, 1-2 को पता होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। और वही रैंक लाते हैं, वही रैंक लाते हैं। वो जो 998 लाएंगे रैंक, लेकिन 400, 500, 600, वो कभी 100 के अंदर आना मुश्किल है, 50 के अंदर आना मुश्किल है। तो वो करना जरूरी है बहुत ज्यादा। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ये चीज, उनको लगता है प्रीवियस ईयर निपटाना है। निपटाना नहीं भैया, सीखना है, वो सबसे बेटर रिसोर्स है। और हर ईयर में 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी थिंकिंग को अलग लेवल पे ले जाएंगे। जिस चीज को आप समझते हो वो खोल के रख देंगे, अगर आपने सही से उसकी लर्निंग यूज किया। और वही करना है। 15-20 साल में ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप पूरी सब्जेक्ट खोल दोगे उन क्वेश्चन से, और उसके बाद उस सब्जेक्ट में कुछ भी आए गेट एग्जाम में अगले, आप कर ही लोगे 99%। और सर इस बार बहुत सारे लोगों ने, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिफ़िकल्ट आ गया था और बहुत सारे लोग का एज एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आया होगा, तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे कि इस साल वो क्या माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जब भी डिफ़िकल्ट आ जाता है और क्वेश्चन लेंदी आ जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस गलत भी है, लोगों ने बताए थे, तो लोगों का ना विश्वास उड़ गया है कि मैं गेट एग्ज़ाम दूँ भी कि नहीं दूँ, क्योंकि दूंगा भी तो शायद से मेरा 1 साल जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ उसका मेहनत मुझे शायद से दिखेगा नहीं रिजल्ट के दिन। तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहोगे? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब अभी मेरे एक स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि आप आगे करना क्या चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन 2-2.5 हज़ार रैंक से भी लोग MS प्रोग्राम में IITs और इसमें ट्रिपल IIT हैदराबाद, बेंगलोर में पहुंचते हैं, और वो 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद बहुत ही अलग लेवल पे होते हैं, अगर वो 2 साल देने को तैयार हैं। क्योंकि वहाँ आपको एक डेडिकेटेड स्ट्रीम मिलेगी, लाइक एनालॉग या डिजिटल,
अगर आप देने को तैयार हो कि भाई मैं रगड़ने के लिए तैयार हूँ 2 साल, वो रगड़ेंगे बहुत अच्छे से, तो आप 2000-3000 रैंक अगर आपकी आई है तो आप MS प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हो। उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना होगा और उसके लिए अभी 2-3 महीने जो भी इंटरव्यू के बीच में टाइम है, आप जिस डोमेन में जाना चाहते हो उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी परेशानी है मेहनत से भागने वाला जो एटीट्यूड 4 साल में डेवलप होता है ना बीटेक के दौरान, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप दोबारा तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, आप अनश्योर इसीलिए हो क्योंकि आप मेहनत के लिए शायद उतने रेडी नहीं हो। आपको लग रहा है कि रैंक ऐसे आ जाती है या IIT में 2 साल MTech ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। जो वहाँ मेहनत करता है वो एक्सेल करता ही करता है, वो IIIT बेंगलोर में हो चाहे वो IIIT हैदराबाद में हो, IIT मद्रास में हो। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करने के लिए 1 साल तैयार हो और प्रोसेस सही करके, क्योंकि आपकी गलतियां आपको पता होंगी, ऐसा कोई नहीं होता जिसको गलतियां नहीं पता होती इस एग्जाम में आप क्या गलतियां की, तो 1 साल बहुत सफिशिएंट टाइम है उस गलतियों को दूर करने के लिए, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो। तो अगर आपको लगता नहीं भाई मैं IIT बॉम्बे से एकदम VLSI नहीं करना चाहता हूँ, IIT मद्रास में मेरा एम हाई है, तो 1 साल इन्वेस्ट कर दो अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड की प्रॉब्लम है, आपके फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, आपके पास कुछ और भी इश्यूज हैं, तब आप दूसरा ऑप्शन चूज करो, नहीं तो तैयारी करो। और अदरवाइज कि नहीं भाई जाके अब 1 साल और मैं नहीं देख सकता, मैं अनश्योर हूँ, तो MS प्रोग्राम के लिए डिफरेंट IITs में ट्राई करो। बहुत जगह ले लेते हैं, 2000 रैंक से मतलब नहीं होता है, आप उस जो सब्जेक्ट के लिए MS करवाना चाहते हो उसमें आप एक्सपर्ट हो कि नहीं, उसकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करो और फिर उसके बाद इस माइंडसेट से जाओ कि 2 साल भाई फोड़ना है, वहाँ पे सब सीखूंगा जो भी सिखाया जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रीवियस। थैंक यू सर, और इतनी सारी डिटेल में बातें करने के लिए। और हम इतना ही रखते हैं पॉडकास्ट, नहीं तो लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, हर ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमने ब्रॉड लेवल पे सारी बातें क्लियर करी है बच्चों की। तो थैंक यू सर आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रतीक इनवाइट करने के लिए, और ऐसे कोई भी और सेशन होंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे। बच्चों को बस एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, वो जो एक बार डिसाइड कर ले अगर करने के लिए मेहनत करने के लिए आप रेडी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये फैक्ट है। आप भी IIT बॉम्बे से की हो, एक टाइम ऐसा मैंने देखा है आपके वीडियोस की, मतलब एक टाइम ऐसा था कि होगा नहीं होगा अनश्योर थे, फिर मतलब लग के फिर चीज़ें अचीव करी ना, तो वैसे सबके लिए पॉसिबल है, बस हमें तुरंत डिमोटिवेशन आ जाता है जैसे कोई फेल्योर होता है, जबकि हमें थोड़ा सा उठना चाहिए और आगे हार्ड वर्क के लिए रेडी रहना चाहिए, तो चीज़ें पॉसिबल है डेफिनेटली।